बहुत बहुत नमस्कार सर आपको और अन्य पैनलिस्टों को भी और आपके दर्शकों को भी, जो समृद्ध दर्शक हैं उनको भी। देखिए, आपने राजनीति के जाति जनगणना के मैग्नीट्यूड की बात की। आपने बहुत गहरी बात करी है सर, और बहुत गहरे सवाल उठाए। और इस मैग्नीट्यूड को राजनीति के या लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड को समझे बिना संभव नहीं। तो क्या है इस राजनीति का लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड? आज जो बात आपने कैलिफोर्निया की रिपोर्ट में पढ़ी है, उसके क्लेम में पढ़ी है, और हम सभी थोड़ा सा हंस रहे थे, इस बात को समझने की कोशिश कर रहे थे। हमारे यहाँ तो केरल भी ये बात कहता है कि हमारी स्थिति बेहतर है। तमिलनाडु में भी ये सुगबुगाहट है, आपने उधर इशारा किया था। एक मानक पर जब डिलिमिटेशन की बात होती है, मैं जरा यहां से शुरू करता हूं। डिलिमिटेशन की बात होती है तो होती है कि हमने अगर आबादी नियंत्रण किया और विकास के रास्ते पर हम चल निकले, तो डिलिमिटेशन से क्या हमको पॉलिटिकल पनिशमेंट की स्थिति में हम आएंगे? हमारी संख्या तो कम हो जाएगी, जाहिर है कि आबादी पर होगी। जिन लोगों ने विकास की अवधारणाओं के विपरीत, उसके मानकों के विपरीत काम किया या कम से कम उसका अनुपालन नहीं किया, वे लोग इसमें पॉलिटिकली अच्छे हो जाएंगे, उनको बेहतरी मिल जाएगी। तो बहुत सारी चीजें हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा सर कि विषमताएं तो होती रहती। देखिए, ये विषमताएं होती है नाखून की तरह, इन्हें बराबर काटना पड़ता है। सवाल यह नहीं है कि विषमताएं पैदा होती हैं, सवाल यह है कि उन विषमताओं को रोकने के लिए हमारी स्टेट क्या, हमारा राज्य व्यवस्था हमारी क्या काम करती है, कौन कौन से उपाय करती है। ठीक ही कहा राजू विलियम्स सर ने कि राहुल गांधी कोई समाज सुधारक तो है नहीं, कैसे हो सकते हैं, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है। लेकिन यही सवाल तो महात्मा गांधी के बारे में भी था। कई लोग कहते थे कि वही महात्मा तो है नहीं और थे भी नहीं। तो राजनीति को कई रूप रंग धरने पड़ते हैं। जाहिर है कि विलियम सर ने अपने परिप्रेक्ष्य में इसको सही ढंग से कहा। सत्ता की राजनीति अगर राहुल गांधी का लक्ष्य होता तो इनके लिए बहुत मुश्किल नहीं था, रखिए, थोड़ा आसानी था। लेकिन राहुल गांधी ने राजनीति की वह राह पकड़ी है जो समाज, देश सब में जो असंतुलन पैदा हुआ है उसकी तरफ इशारा करता है, उसकी तरफ वो कदम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मैं कोई राहुल गांधी का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन आप कहिए कि पिछली बार भारतीय राजनीति में न्याय शब्द कब गूंजा था? जी, सामाजिक न्याय। हो गए 35 साल। आखिर सामाजिक न्याय के पूर्वधाओं के रहते ही बिहार में, उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय क्यों नहीं सुनिश्चित हो सका? जरा सा भी क्यों सोशल इंजीनियरिंग आ गई? सोशल इंजीनियरिंग क्या है? सिवा इसके कि जो मंडल राजनीति में जो बड़ी जातियां थी, उन्होंने उसके राजनीतिक लाभ को अपने हिस्से में बटोरा, अपने जाति के हिस्से में बटोरा, और उससे भी आगे बढ़ के अपने परिवार के हिस्से में बटोरा। और जो छोटी छोटी जातियां थी वो छूट गई या पिछलग्गू बनी रही, उनको वह सम्मान नहीं मिला। उन्हीं को मिला करने ये बात बनी, सोशल इंजीनियरिंग हुई। राहुल गांधी अब उन छूटी हुई जातियों को भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, क्योंकि मंडल की राजनीति से, जिसके बरक्स कमंडल की राजनीति निकली थी, बहुत रिटोरिक में नहीं जाऊंगा, आप सभी जानते हैं। तो उस राजनीति में जो छूटी हुई जातियां थी और जो अब सोशल इंजीनियरिंग से भी ठगी जा चुकी हैं, और इधर मंडल राजनीति की जो बड़ी जातियां थी वह भी अब हतप्रभ हैं, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग ने, भारतीय जनता पार्टी जैसी दक्षिण पंथी पार्टी ने उन तमाम सताए हुए लोगों को अपने फोल्ड में ले लिया। तो अब इन्हें आज देखिए क्या कितने लोग हैं। कहाँ रामविलास पासवान जी की राजनीति, जो सामाजिक जनता पार्टी बोल रहे थे, ये सब समाजवादी थे, और जनता पार्टी तो खुद अलग अलग फ्रैक्शन से बनी हुई थी जिनकी अपनी पृष्ठभूमि थी। बहरहाल कहना यह है कि अब ये समझ गए हैं कि सत्ता की राजनीति में
वो पिछड़ रहे हैं, क्योंकि वे तमाम लोग जिनके बल पर, जिनको साध करके, जिनको यह बता करके कि कांग्रेस के विरोध में खड़ा करके, क्योंकि समाजवाद ने तो गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था, कोई जनसंघ ने गैर कांग्रेसवाद का नारा नहीं दिया था। आज भले ही नरेंद्र मोदी जो है तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत का सपना तो लोहिया जी ने देखा था, ये सपना तो वहां से आया था। और मैं यह भी मानता हूं कि उसके कुछ जायज कारण थे, वो ऐसा नहीं कि उस पर कोई जायज कारण नहीं थी, जायज कारण भी थी। आज जब राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने तब नहीं किया, इनके परिवार ने तब नहीं किया, मोतीलाल नेहरू से जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा नहीं मेल खाते थे। आज ही शायद इसने कहा है, चिराग पासवान ने कहा कि मैं अपने पिता जैसा नहीं हूं। तो आज चूंकि उनका परिवार राजनीति में रहा है, एक विरासत रहा है, तो आप उनके 7 पुश्त का इतिहास निकाल के कह सकते हैं कि 7 पुश्त पहले उनके दादाजी क्या करते थे और वो किस बात के पक्षधर थे। हमारे आपके 2 पुश्त के लोग नहीं निकलेंगे जिनकी आलोचना की जा सके। कुल मिलाकर के इस राजनीति में ये जाति जनगणना है, अगर यह संभव हुआ, अगर यह संभव हुआ, क्योंकि इतनी जातियों में बटा हुआ है कि ग्रुप्स ऑफ कास्ट अगर नहीं बनाएंगे और जाति जाति करेंगे तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी। जो 4000 6000 कितनी जातियां बताई जाती है, कुछ तो लाखों में बोल रहे हैं, तो उनके जो कोड होंगे उनको कैसे कोडिफाई करेंगे। और हमारा संविधान और कोई भी सभ्यता समूह को तो पहचानती है, लेकिन उसको नापती है व्यक्ति के स्तर पर। हमारे जो नागरिक समाज है वह व्यक्ति के विकास को मानक मानता है, सामूहिक विकास को या समूह के आधार पर देश की अवस्था का या नीतियों के लाभ की बात अगर करना, क्योंकि समूह को तो नौकरी मिलती नहीं, जिन समूह उनको तो उनकी सुरक्षा होती नहीं है। हर किसी को जीने खाने का हक है। इस सरकार की दिशा ही उल्टी है, ये हमेशा वो घोड़े के आगे गाड़ी कर देती है। देखिए ये सच है कि डाटा से रणनीति निकलती है ना, सच। कुछ लोग डाटा पर संदेह भी करते हैं, लेकिन उससे बड़ा सच ये है हमारे देश में कम से कम कि रणनीति से डाटा बनता है। आप जैसी रणनीति बताएंगे डाटा वाला वैसा डाटा दे देगा। तो ये जाति जनगणना का इन्होंने जो लिया, ये इनकी भारतीय जनता पार्टी विचार या राष्ट्रीय स्वयं सेवक की विचारधारात्मक पराजय है, विचारधारात्मक पराजय की स्वीकृति है। और यह उनके 100वें साल में है कि 100 साल तक इस बात को ये करते रहे। आज अगर सवर्ण समुदाय सब मिलकर के ये बात को खड़ा करता, आज नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते थे। यही जातिवाद जनगणना की घोषणा करनी थी तो इसके जो पहले चैंपियन थे उन तमाम लोगों को बुला लेते, चाहे वो लालू यादव हो, वो नहीं हो तो तेजस्वी यादव हो या फिर अखिलेश यादव हो, जो तमाम नीतीश कुमार जी हों जो उनके साथी भी हैं, चिराग पासवान हो जो युवा संभावना है, इन सभी को बुला लेते और एक साथ कहते कि भाई ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है और आपकी इन बातों को सरकार मानती है, हम सब मिलकर के सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करेंगे। मुद्दा जाति जनगणना नहीं है, मुद्दा है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय हुआ जिसमें किसी को यह नहीं लगे कि यह देश उसका है, किसी को यह ना लगे कि वह व्यवस्था के द्वारा ठगा गया है, किसी को यह नहीं लगे कि किसी वर्चस्वशाली शक्ति समूह के अधीन वह काम कर रहा है। तो यह जो स्थिति है, इसके जब आप हमारे यहाँ कहते हैं ना कि जब लोग नाचते हैं, नाचने वाले को सर नटुआ कहते हैं हमारे यहाँ, और जो नटुआ को कोई पैसा नहीं फेंकता है, जैसे मैं बात कर रहा हूं तो कोई इसको लाइक नहीं कर रहा होगा, तो कहते हैं कि हारा हुआ नटुआ जो है सो झुटका चुनता है, यानी कि जो कंकड़ पत्थर गिरे रहते हैं ताकि बाकी लोगों को लगे कि कोई पैसा गिरा हुआ है चुन रहा है, तो जो लोग पिछड़ गए होते हैं वो उसमें कुछ अवदान करते हैं। बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट हमारी राजनीति में बहुत जबरदस्त है और इसीलिए ये हर्डिफिकेशन इसको झुंड में करते हैं। मैं तो बार बार कहता हूं कि जनता को बंधुआ मतदाता होकर नहीं रहना चाहिए, बंधुआ मतदाता से बाहर निकले, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करें, तो जाति जनगणना का मकसद शायद सफल हो। जी सर।